हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपको दिए गए हैं कंपाउंड्स, ठीक है, 5। ये इस तरीके से मेंबर्ड की रिंग्स आपको दी गई हैं। अब बेसिकली आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का। तो आप यहाँ पे क्या करिए, कार्बोकटाइन बनाइए, उसकी स्टेबिलिटी को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड का सबसे ज्यादा है, सेकंड का है, थर्ड का है और सेकंड का है। तो यानी फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड के साथ में एक और एक्स्ट्रा है, ठीक है, और ये इससे ज्यादा मेंबर्ड की रिंग है, तो यानी कि यही ज्यादा स्टेबल होगा देन 6 मेंबर्ड की रिंग। तो यहाँ पर अगर आप कार्बोकटाइन बनाते हैं, जस्ट क्या करना है, ब्रोमीन को निकाल देना है। ब्रोमीन को निकाल देंगे तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा, इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा, इसमें निकाल देंगे तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा कार्बोकटाइन। ठीक है, नीचे नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा यहाँ पे। तो अगर आप कार्बोकटाइन को बना देते हो, अगर आपने पढ़ रखा है तो कार्बोकटाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी आपकी 6 मेंबर्ड वाली जो भी रिंग है। इसके ऊपर जो कार्बन है इस पे कार्बोकटाइन बनेगा और इस तरीके से डबल बॉन्ड्स आएंगे। और यहाँ पर जो है इस रिंग के अंदर आपके पास में देखिए 1 2 3 और प्लस चार्ज आपका यहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहीं पे कार्बोकटाइन स्टेबिलाईज होगा, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका, सेकंड वाले का, देन थर्ड वाले का, देन फर्स्ट वाले का। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट इस डी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकटाइन के हमने जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी को देख लिया है कि एंटी एरोमेटिक की कम है, उससे ज्यादा आपका रेजोनेंस स्टेबिलाईज की हो जाएगी और सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी, आपकी एरोमेटिक स्टेबिलाईज्ड इंटरमीडिएट की। तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कहा गया है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ओवरऑल यील्ड बतानी है ओ की। ये लास्ट में जो O बन रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में पहले L है, इसके बाद में 92% यील्ड के बाद में M है, 78% के बाद N, और इस तरीके से आपको नंबर्स दिए गए हैं। देखिए नंबर को देख सकते हैं 61, 68, 74 और 85, 260 की रेंज में, एक 70 और 80 की रेंज में। तो मान लीजिए अगर आपके पास में L जो है ये 100 है, ठीक है, ये मैंने लिखा है 100। अगर L को 100 मान लेते हैं तो M कितना है इसका, 78% है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78% नहीं 92% है। तो फिर ये हो जाएगा 92%, मतलब 92/100 यानी कि 0.92 आप डायरेक्टली ही लिख सकते हो। तो ये आपका 100 हो गया, 0.92 हो गया, ये आपको एक ही बारे में पता लग जाना चाहिए। अब n की बात करते हैं, n कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा इस m का। तो m जो है आपको पता है ऑलरेडी कितना है, 0.92 है, और इसके बाद में 78% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड पड़ेगी, क्योंकि इसका फिर से आपको 85% निकालना है। तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, पॉइंट को छोड़ के आप, मतलब 92 का आप 70 टाइम्स निकाल लीजिए। मतलब सीधा आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6, 4 और 4, और अगर आप 70 मानते हैं तो 6440 बन जाता है। ऐसे ही आप इसका 8 बार करेंगे, 6 एक आएगा, 9872 और 736 हो जाएगा। तो आप इसमें 736 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 7, यहाँ पे 6 है, 1 और 7 6। अब इसके बाद में आप 2 पॉइंट लगा दीजिए, तो यानी सीधा सीधा आपके पास में आ गया 71.76। अब इसका कितना निकालना है, जो भी निकालना है वो एज इट इज लिखते चले जाइए, 85% है अब इसका। तो फिर से आप यही कर लीजिए। देखिए आपके पास में यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। इसको जो है मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, क्योंकि ये परसेंट में मैंने लिखा हुआ है। आप जो लिखेंगे वो 0.7176 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेना 85/100 के साथ में। मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आया, बटे में आपका 100 भी तो था, तो आपका 4 बार में इधर पॉइंट खिसक गया। तो बस कुछ नहीं हुआ है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56 होता है, यानी कि 56 होता है। अगर आप 80 × 7 भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास में यहाँ पर कितना है, 85 है, तो यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये पॉइंट का 71 है। तो बेसिकली आपका जो आंसर है ये 68, 74, 85, ये तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लगभग 61 के करीब में आएगा। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, आपको सिर्फ टिक लगाना है इसके ऊपर।
अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे लगभग 6 बार में आपका कट जाना चाहिए। ये पॉइंट आप बाद में देख लीजिएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके देखा करिए पूरी वैल्यू के साथ में। जैसे कि 85 है, इसको अगर आप 7 बार में गुणा कर देते हैं तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3 हाथ में 8 सते 56 और 5 9 5 यानी 59 समथिंग ये आ रहा है। देखिए तो आपका इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, यानी कि 61 इज दी करेक्ट आंसर। 61 ही होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो देखिए 68 बहुत दूर जा रहा है और ये आगे के ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है इन अ टिपिकल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अगर हम टाइट्रेशन कराते हैं तो कर्व कौन सा आता है हमारे पास में, एकदम सडन आपका डिक्रीज जाता है, फिर इंक्रीज हो जाएगा या फिर स्लाइट इंक्रीज होगा। तो यानी कि एक ही है इस तरीके का और वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। देखिए इसमें सडन डिक्रीज और इंक्रीज है, लेकिन इसमें सडन डिक्रीज है लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होगा बस, और इस तरीके से नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है और बेस जो है वो क्या है, वीक है। तो आपका कैसा आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एल्यूमिनियम का आपका बोला गया है क्रिस्टलाइन AlCl3 और लिक्विड AlCl3 के अंदर, ये दो के अंदर पूछा गया है तो दोनों के अंदर बता देते हैं। देखिए आपका जब क्रिस्टलाइन होता है तो आपका कैसा फॉर्म बनता है, एक पॉलीमर फॉर्म बनता है और हर एक जो है वो हेक्साहाइड्रेट होता है। हेक्सा का मतलब 6, तो यानी कि आपका ये वाला नहीं बन सकता, ये 4 नहीं हो सकता, 6 और इसमें 3 लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद में लिक्विड AlCl3 के अंदर जो है ये डाइमर फॉर्म कर लेता है, मतलब एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन ऐसे लगा दो, फिर 1 से फिर ब्रिजिंग करा दो इसकी एल्यूमिनियम के साथ में, तो इस तरीके का डाइमर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, 1 2 3 4 है, तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 6 होता है, इसमें 4 होता है। होमोजेनस कैटलिस्ट यूज्ड इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, आपका जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है वो हो जाता है CO प्लस H2O, ये आपको देगा CO2 प्लस का H2, ठीक है। तो ये आपकी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। इसके अंदर जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है ये है ये वाला ऑप्शन नंबर डी। बहुत ध्यान से आपको ये याद रखना है, ठीक है। RR तो सबको पता ही रहता है, लेकिन RH नहीं है, RU है, ये आपको पता होना चाहिए। रोडियम नहीं है, रुथेनियम है, ठीक है। BPY भी हो सकता है इसकी जगह पे, जैसे बाइपिरिडल लिखा है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है नाइट्रोसिल लिगेंड बाइंड्स टू डी मेटल एटम्स इन लीनियर एंड बेंट फैशन एंड बिहेव्स रिस्पेक्टिवली एज। कौन सा लिगेंड है, नाइट्रोसिल लिगेंड बाइंड्स टू डी मेटल एटम्स इन लीनियर एंड बेंट फैशन के लिए, दोनों के लिए पूछा है। लीनियर में कौन सा हो जाता है NO प्लस और बेंट के लिए हो जाएगा NO माइनस। बस प्लस माइनस देखो कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर पूछा गया है और कुछ नहीं है। मेटल एटम M2 प्लस, इस रिएक्शन के अंदर M2 प्लस है, S2 नेगेटिव है, सल्फाइड है मतलब किसी का इसका, ठीक है। इनमें से किसी का ही होगा, कॉपर का, कैडमियम का, आयरन का या फिर मैंगनीज का। ब्लैक प्रेसिपिटेट दिया है, उसके बाद में हॉट कॉन्ग HNO3 के साथ में वाइट PPT दिया है। रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको इसके लिए। देखो रिएक्शन जो है वो कैसे हो जाएगी, जो कॉपर आपका सल्फाइड है इसके अंदर, मतलब यही वाला जो मेटल है, मतलब 2 प्लस के अंदर, इसको एक साथ में लिखोगे तो भाई CuS ही हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर ये जो है ये S2 माइनस के अंदर हो गया। यहाँ पर इसके अंदर अगर आप HNO3 डालते हो, मैं सिर्फ ये वाली रिएक्शन की बात कर रही हूँ। व्हाइट PPT किस केस के अंदर बनता है हमें इससे मतलब नहीं है, इससे ये बना है मुझे इसका पता है। तो 8 HNO3 हो गया, इसके बाद में ये आपको दे देगा CuNO3, आपका होल ट्वाइस बन जाएगा। इसके बाद में आपका ये जो सल्फर है, दिस विल गिव यू प्रेसिपिटेट, जो कि आपको व्हाइट कलर का दिखता है, जो इस क्वेश्चन में बोला गया है। सो 3S हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर सकते हो अगर आप इक्वेशन की करेंगे तो, जैसे इसके साथ में हमने इसको बैलेंस कर दिया, अब सल्फर के साथ में हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके बाद में आपकी NO भी निकल जाएगी इसमें से, और पानी बचता है 4H2O। बस यही होगी इसकी रिएक्शन। मतलब सीधा सीधा मैं रिएक्शन की बात ना ही करूँ, मेरे को रिएक्शन आपको बतानी पड़ रही है कि मतलब इस तरीके से होता है। अदरवाइज अगर सीधा आपको पता है कि इसके साथ में मिलके वाइट प्रेसिपिटेट ये देगा तो बस सीधा इस पर टिक मारो, बात खत्म, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।
आगे देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल फॉर द कंपाउंड P एंड Q रिस्पेक्टिवली इज। आपको P और Q दो कंपाउंड दिए गए हैं, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, कितने कितने होंगे इसके अंदर NMR सिग्नल। देख लो बस कितने टाइप के प्रोटॉन है, जितने टाइप होंगे उतने ही ज़्यादा सिग्नल होंगे, जितने कम टाइप के होंगे एक जैसे होंगे तो उतने ही कम सिग्नल है। बस ये देखना है आपको। अब इसमें देखो, मान लो मैं सीधी लाइन यहाँ से खींच दूँ, एकदम सीधी लाइन अगर आप देखोगे इस तरीके से कैसे दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है, इधर भी बराबर है और इस तरफ भी बराबर है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो एक प्रोटॉन का सिग्नल मिलेगा इस वाली जगह से जो इस मिथाइल के ऊपर अटैच होंगे, दूसरा मिलेगा जो इस मिथाइल के नेक्स्ट कार्बन वाले हाइड्रोजन होंगे, तीसरा सिग्नल मिलेगा जो इस नाइट्रोजन के नेक्स्ट कार्बन वाले सिग्नल होंगे। भाई सबका इन्वायरमेंट अलग हो गया ना, तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, इधर और इधर एक जैसा सिग्नल आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो यानी यहाँ वाले का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 1, 2, 3 तरह के सिग्नल मिलेंगे। इसके पास में कोई हाइड्रोजन है नहीं तो बस पहले में देखो 3 कहाँ पे दिया है, इसके अंदर ऑप्शन में 3 है, इसके अंदर ऑप्शन में 3 है, तो A और B में से एक होगा। C हटा दो, D हटा दो। इसके बाद में इसके अंदर देखते हैं, ये मिथाइल और ये मिथाइल भाई एक जैसे ही हैं, एक जैसा इन्वायरमेंट है इनका एकदम, तो इसको 1 मान लो, ठीक है। इसको भी 1 ही लिख सकते हैं, ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो इस पे 1 हो गया। अब ये वाला जो कार्बन होगा इसके पास में एक हाइड्रोजन बच रहा है तो दूसरा ये वाला हो गया, कुछ नहीं बच रहा, इसके पास में कुछ नहीं है, यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला जो कार्बन है ना, ये वाला इसमें जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अब 3 और ये जो लास्ट वाला है इसका एनवायरमेंट अलग है 4। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 4 मिल गए। ऑप्शन नंबर A के अंदर दिया गया है, इस पर टिक मारो, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं, P और Q 3 एंड 4 टाइप्स ऑफ आपको सिग्नल दिखेंगे। इसके बाद में देखिए ये कन्वर्जन है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये कैसे होता है कन्वर्जन। आपको रिएजेंट का करेक्ट सेट बताना है इसके अंदर। मान लीजिए मेरे पास में ऑप्शन है ही नहीं, मुझे इसका सिर्फ कन्वर्जन देखना है। तो देखिए आपके पास में OMe है, ऑर्थो पे Br है, आपका मेटा पे CN लगा दिया गया है। कैसे बना होगा ये, आपके पास में ये है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। इसमें हम बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है अभी। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ आपके पास में OMe है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हम डालेंगे NaNH2, लिक्विड अमोनिया के साथ में लिख सकते हो। भाई इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस ब्रोमीन के बगल वाला जो हाइड्रोजन है इसको लेगा यहाँ से, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। हाइड्रोजन जो है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है वो छोड़ करके जाएगा। यहाँ पर मैं रफली बना रही हूँ इसलिए इस तरीके का है क्योंकि मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हुआ क्या है इसके अंदर। यहाँ पे OMe बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बन गया था, इसने लोन पेयर अपने दे दिए इसको। इसके बाद में बनेगा भाई NH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव जब इस पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर। लिक्विड अमोनिया यहाँ पर भी है, आप मान लीजिएगा अपने आप से। इसके बाद में आपका ये बेंजीन रिंग बना है, बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन NH2 नेगेटिव इसके पास में गया था तो यहाँ पे NH2 लगा होगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए होंगे। फिर ये बन जाएगा OMe जैसे था। तो देखिए ब्रोमीन से लेके अगर आपको NH2 लगाना है यहाँ पे तो पहले NH2 लगा देंगे, उसके बाद में क्या लगाना है, हमें प्रोडक्ट के अंदर CN लगाना है, आप CN लग जाएगा। अब इसके बाद में आप डाल दीजिए इसमें NaNO2, वही जो आपकी यूनिवर्सल रिएक्शन है, NaNO2 डाल दीजिए डाइल्यूट HCl के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, N2+, जहाँ पे NH2 है यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2+ बन जाएगा। बस बाकी तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए जो भी है। यहाँ पे N2+ बनेगा, ये OMe रहेगा। इसके बाद में आपको CN का लगाना है, साइनाइड लगाना है तो CuCN डाल दो, CuCN डाल दो और गर्म कर दो, उसको हीट कर दो। तो इसके बाद में आपका CN लग जाएगा N2+ की जगह। ये तो निकल जाती है N2 जो है पूरी, बाकी ये OMe बच जाता है, इधर आपका CN लग जाता है। बस ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है। तो करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट जो है ये दिया होगा, NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ में, यहाँ पे सेम ही रिएजेंट था, दोबारा नहीं होगा। उसके बाद में NaNH2 डाइल्यूट HCl के साथ में और CuCN डालेगा क्योंकि CN चाहिए हमें लास्ट में, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये आपका करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट है, जो भी ऑप्शन में दिया उस पर आप टिक मारिए। तो एक और रिएक्शन करें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट E एंड F आर, E और F बताना है।
देखो फिनॉल दिया है आपको, NaOH CO2 दिया है, H3O+ दिया है। चलिए इसके अंदर देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं और 2 ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। इसके साथ में जब मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी तो हम देख लेंगे। अब देखते हैं ये ऑप्शन इसी में से है या फिर इस वाले में से है। चलिए देखिए आपके पास में फिनॉल है तो रिएक्शन को ज़रा लगाते चले जाते हैं। भाई आपकी फिनॉल रिंग हो गई, पूरा ऐसे ही बना देती हूँ। OH है, क्या डाला है इन्होंने, देखो NaOH डाला है, NaOH डाला है। आपका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, मैं यहाँ पे PT लिख रही हूँ, इन्होंने दिया हुआ है वही लिखा जाता है, पर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना रिएक्शन करनी है आगे। देखिए इस तरीके से बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या है, OH और CO2 है ना। तो आप अगर CO2 को इस तरीके से बनाएं, यहाँ पर ये जो आपके पास में O नेगेटिव है, ये नीचे देता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर में अटैक करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर में इस तरीके से आता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखा देती हूँ किस तरीके से बनता है। ये आपके पास में बॉन्ड्स हैं इस तरीके से, यहाँ वाले ने अटैक किया था तो ये इसको जोड़ेगा इस पॉइंट से, ये इसको जोड़ेगा इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन, इस कार्बन को मैं ऐसे बना देती हूँ। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। एक ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए थे बॉन्ड वाले तो वो नेगेटिव बना लेगा और बाकी एज इट इज रह जाएगा C+O, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड इसका रिस्टोर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में इसके बाद में इसने डाला था H3O+, डाल दो H3O+, यहाँ पे डलेगा H3O+। इसके बाद में ये क्या कर लेगा, ये आपके पास में बॉन्डिंग है, इधर बॉन्ड था इधर बॉन्ड था, आपके पास में CO डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड O है। H3O+ डालने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास में एक हाइड्रोजन होगा इसके बगल में ही, ये आपका H यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को देके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ये बॉन्ड ऊपर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बन जाती है इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ। इसके बाद में मैं ये बीच का स्टेज होता है जो मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहें आप ऐसे बना सकते हैं। इसके अंदर H3O+ डलेगा ना, डायरेक्ट इसके अंदर डलेगा H3O+, तो डबल बॉन्ड O है और ये इस तरीके से नेगेटिव है, बना दो उसको OH और इसको बना दो COOH, ठीक है। दोनों को दे दो H, बन गया, दोनों को हाइड्रोजन चला गया। अब इसके बाद में आपको जो दिया गया है फिर से रिएजेंट उठा के डाल दीजिए। ये इस तरीके से बनाया गया है। अगर इसको खोल के लिखा जाए तो खोल के लिख देते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास में CH3 है, इसको उल्टा लिख दूं मैं CH3, ठीक है। इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, फिर इसके बाद में एक ऑक्सीजन के पास में फिर से सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, CH3CO 2 बार है, CH3CO 2 बार है, बीच में एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बोनिल के पास में अटैक करेगा, भाई डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, ये इसके साथ में जाके जुड़ेगा, तो ऊपर आपका कितना बन जाएगा, OCO CH3 बन जाएगा, बस बात खत्म हो गई। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, O है और ये CO CH3 है और यहाँ पे आपके पास में COOH है। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इस तरीके से मिलने वाला है। तो पहले आपका E मिलेगा फिर F मिलेगा। तो E जो प्रोडक्ट है वो ये सब, इसको डालने से पहले जो मिला था वो E था, मतलब OH और COOH आपको ऑर्थो वाली पोजीशन पे मिलना चाहिए। OH और COOH मिल रहा है, ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा है, A तो है ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पे OCO CH3 है, यहाँ पे CO2 ये कहाँ से आ गया, ये वाला नहीं है। अब देखो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन C और D में से। देखो OH पैरा पे लग रखा है, ऑर्थो पे लग रहा है, OCO CH3 COOH, यानी ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो dy बराबर है माइनस का y/x के। डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है ये आपको ये बताना है। देखिए आप इस चीज को कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा dy/dx माइनस का y/x है। y इस साइड में भी ले लीजिए तो माइनस का dx/x, ये आपका हो जाएगा ln y, ठीक है, 1/y है ना, तो ln मैंने y लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस का
ln का x और प्लस हो जाएगा c, या फिर आप c माइनस एक्स भी कह सकते हो, और जब माइनस में है तो अपॉन में लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ln y बराबर है ln c अपॉन में x के। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का था। ln हटा दो यहाँ से, तो y बराबर हो जाएगा c अपॉन एक्स, यानी कि एक्स वाई जो है वो आपका c के बराबर में आ जाएगा। आपका हाइपरबोला आपका आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, द हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स इज आर, इसमें आपका एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। इसके अंदर है हीम कंटेनिंग प्रोटीन बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका हीम मतलब आयरन, और पोरफायरिन आपकी रिंग होनी चाहिए, तो वो मायोग्लोबिन हो सकता है और साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम और मायोग्लोबिन दोनों आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड डी बोथ आर आंसर्स। इसके बाद में कहा है सी सॉ शेप आपकी किसकी हो गई इनमें से, SF4, XCF4, ClF4 प्लस ClF4 माइनस। तो आपका जो SF4 है आपको उसका पता होगा, S ऐसे है, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और F जो है ये आपका एक झूले जैसा बना लेता है, सीसो जैसा, तो इसका आंसर है SF4। ठीक है, आप टिक यहाँ पे कर सकते हैं SF4 के ऊपर। इसके बाद में दूसरा कौन सा है, ClF4 माइनस नहीं, ClF4 प्लस होगा। आप क्लोरीन मतलब सेम बना लीजिए, क्लोरीन है ये है, और इसके ऊपर पूरा जो है प्लस चार्ज लगा दो बस, बाकी तो सेम ही रहेगा, सीसो शेप तो वही आएगी। F तो 4 ही हैं और ये इसी का है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, मतलब sp3d है, दोनों sp3d हैं, दोनों का यही शेप होता है। इंडिकेटर अप्रोप्रिएट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, के लिए आपको इंडिकेटर बताना है और कुछ नहीं है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपका pH जो है वो हाई वाला लेना पड़ेगा। इसका मतलब आप थाइमोल ब्लू भी ले सकते हो, कुछ इंडिकेट नहीं करा है, बस पूछा है इसमें कौन सा लेना चाहिए। फिनोफ्थलीन की pH भी जो है वो हाई होती है, 8.3 से लेके 10 तक भी फिनोफ्थलीन की हो जाती है। इसी तरीके से जो थाइमोल ब्लू है उसकी भी 8 से 9.5 9.6 तक होती है, तो 8 से ऊपर हो गई तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए हाई pH वाले आंसर हो जाते हैं। इंटेंसिव वेरिएबल इसके अंदर पूछा गया है, इंटेंसिव वेरिएबल आपका हो जाएगा P और T और डेंसिटी, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया आंसर, और टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम नहीं होगा। और आपसे पूछा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन, डिफ्रैक्शन में होता है, इंटरफेरेंस में होता है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये सीरियम का दिया है, आयरन का दिया है। ठीक है, तो ये आपका मतलब रिडक्शन के लिए हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन के लिए हो गया। log 10 के वैल्यू आपको बतानी है, इतना राउंड ऑफ करके बताना है आंसर। इक्वेशन आपको दे दी गई है। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ से E नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, E नोट रिडक्शन माइनस E नोट ऑफ ऑक्सीडेशन करके। रिडक्शन की वैल्यू कितनी है 1.44, ये सब लिखना मुझे पड़ रहा है बताने के लिए, अदरवाइज लिखने की भी नीड नहीं है, सीधा माइनस करेंगे 1 पॉइंट, तो पॉइंट का 44 इधर है, तो कितना बन गया 0.67 बन गया। 0.67 आपकी ई नॉट की वैल्यू हो गई। अब ई नॉट आप निकाल सकते हैं, ई नॉट बराबर हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के। अब ई नॉट है 0.67 बराबर है 0.059 बाई एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए 4 से 3, 2 से 3, एक का आपका गैप है, और लॉग हो जाएगा, आपको के निकालना है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से के की वैल्यू लिख देती तो वो इस तरीके से आप लिख सकते थे, सीधा 0.067 को ना 0.059 से डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। अगर आप पूरा ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.67 डिवाइड बाई 0.591, यानी कि आप इसको 670/59 भी कह सकते हो। लगभग अगर आप देखो 10 बार में जाएगा तो 590 हो जाएगा। अगर आप 11 को गुणा करते हो इसके साथ में तो ये आपका 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो कितना हो गया 649 हो गया। लगभग 11 टाइम्स में जाएगा। अगर आप 5 को 3 गुना करते हो तो 15 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 664 बैठता है 15 ऐड करने में, तो यानी कि लगभग 11.3 11.4 के करीब में आपका सही आंसर आएगा। ये आप खुद ही कर सकते हो, प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। RT/F का कोई इसमें से रोल नहीं है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर कहा गया है 2 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से, वेसल कंटेनिंग मिक्सचर N2 और H2 का डेंसिटी आपको दे रखी है, टेम्परेचर प्रेशर आपको दे रखा है, आइडल बिहेवियर दे रखा है, N2 के मोल्स आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर आइडल इक्वेशन जो होती है आइडल गैस की,
वो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होती है। अगर आप एन की वैल्यू निकालते हो, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, एन बराबर पी वी, पी इंटू वी अपॉन में आर, यानी कि 0.0821 दी गई है, लेना है आपको 0.0821 ले लेते हैं। और टी कितना है, 300 है। ठीक है, तो देखिए आपके पास में 0.08 है, 82 है और यहाँ पे 300 है। अगर आप 2 बार इधर करते हैं तो आपके पास में हो जाएगा 8.21 मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये हो जाएगा 3, 3 2 हो जाएगा 6, 8 3 हो जाएगा 24, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24.6 आ जाएगी। अगर आप 1 में 24.6 करते हैं तो ये 100 ऊपर चले जाएगा, लगभग 24 को आपको गुणा करना है। तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 24 का 4 गुणा होता है 96, तो 0.04 बनेगा। फिर आइए अब इसके बाद में हम n निकाल देते हैं, H2 प्लस n ऑफ N2, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स कितने निकल करके आए हैं, टोटल 0.04 है। और आपको कहा गया है आइडल मोल फ्रैक्शन डेंसिटी ऑफ दिस गैस, डेंसिटी दी है 0.0 ग्राम 1 लीटर के अंदर, 0.02 ग्राम है, यानी दोनों का मिला के 0.02 है। तो अगर H2 का मान लें हम x, तो N2 का कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइड बाई, हाइड्रोजन का होता है 2, प्लस कर लो उसके साथ में नाइट्रोजन का हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स, ये मास हो गया। और N2 का कितना हो जाएगा, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेते हो डायरेक्टली 28 आ जाएगा, 28 को आप इधर जाके गुणा कर दीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखते चले जाती हूँ, 28 हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसके साथ में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका बन जाएगा भाई 14 का x, है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू ऊपर, प्लस में आप करेंगे तो 0.2 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा ऊपर। इसके बाद में आप सॉल्व कर लीजिए, पे मैंने x लिखा है और यहाँ पे मैंने x लिखा है, अगर आपको दिख पा रहा है तो माइनस कर दीजिए। आप डायरेक्टली 13x प्लस 0.2 भी लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता लग पा रहा है तो। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 28 का आपको 4 गुना करना है ना, 112, तो 1.12 लिखेंगे, 2 के बाद में पॉइंट है, आप इसको माइनस में ले जाइए, 0.2 कितना बन गया, 13x बन गया। आप इसको घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे 12 है तो 12 चले जाएगा, और इधर कितना है 0.2 का मतलब 20 होता है, 20 घटाना है, नहीं इतना नहीं होगा, 0.92, 8 ही तो घटाना है इसके अंदर से, डिवाइड बाई 13 करना पड़ेगा। तो 13 का 7 गुना होता है 91, 91, लगभग आपका 0.07 आएगा। देखो मैंने एग्जैक्टली पॉइंट लगा दिया है, क्योंकि अगर 70 समथिंग होता तो 2 बार में लिखा जाता, लेकिन ये 7 है तो 0.07 में लिखा है। अब मेरे पास में ये निकल के आ गया x का मान। अगर मैं यहाँ पे दूसरे, ये हाइड्रोजन का हो गया, मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालूँ नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 0.2 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 0.13 आ जाएगा, 13 7 20 हो गया, तो ये आ जाएगा। अब आप निकाल दीजिए इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए H2 का, फिर 1 माइनस करके N2 का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, H2 के मोल्स। आप देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 0.07, ये रहा। ठीक है, मास डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स आपके आएंगे। टोटल हमने निकाले थे 0.04, जो सबसे पहले निकाला था, ये रहा। इसके बाद में इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये आपका है ऊपर 0.07 और नीचे है आपका 2 इंटू 0.04 है। पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो यानी कि 7/8 आ गया डायरेक्ट। 4 दूनी 8 हो गया ना, तो 7/8 हो गया। अगर आप इसको काटते हैं 7/8 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में जाएगा, 8 8 64 में जाएगा ना, तो 8 चले जाएगा 64, आपका 60 बचेगा, 8 7 56 में चले जाएगा, 40 का 5 गुना चले जाएगा, तो 0.875 आ जाएगा। इसी तरीके से आप मोल फ्रैक्शन N2 का निकाल सकते हैं, 1 माइनस करके 0.875। 875 है तो इसमें 125 जोड़ लीजिए तो पूरा 1000 बन जाएगा, तो 0.125, 125 जोड़ना है तो 0.125 बच जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्ट। आपसे N2 का पूछा है तो N2 का बता दीजिए, H2 का पूछा है तो पहले H2 का निकाल लेते, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो आंसर आपको पता ही है इसका 0.125 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं।
इसका आपका हो जाएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। 1 मोल आपका आइडल गैस का है इन विच प्रेशर सिस्टम इंक्रीज्ड बाय 5 atm टू 30 atm इतना। चलिए मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देती हूँ, बाकी आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आंसर आपका कितना आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन है, 1 मोल आइडल गैस का, प्रेशर इतने से इतना है, P1 P2 आपको बता रखा है, टेम्परेचर आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, आपका डेल्टा एस निकल जाता यहाँ से, ये हो जाएगा -NR ln P2/P1 के, ठीक है। ये आपका एंट्रोपी चेंज निकल जाता डायरेक्ट डेल्टा एस। इसके लिए आप लिख सकते हैं -N का, देखिए मान दे रखा है आपको, मान कितना दिया है, 1 मोल दिया है, तो माइनस का कुछ नहीं आएगा, 1 हो गया। R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8.314 है, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। डेल्टा एस बराबर हो जाएगा -NR ln P2/P1 हो जाएगा, माइनस का 8.314 ln आपका हो जाएगा P2, देखिए कितना गया है टेम्परेचर, 30 गया है 5 से, तो P2 हो जाएगा 30, P1 हो जाएगा 5, काट देंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का 8.314 है। अब ln 6 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ln 6 की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली 1.7 समथिंग जाएगी। अगर आप देखते हैं, आपको ये तो पता ही होगा भाई, log 2 जो है ये होता है आपका 0.3010। इसी तरीके से अगर आपका log 3 देखेंगे 0.44.47770 या 71 मान लीजिए, ठीक है। आप इन 2 और 3 को जोड़िए, log 2 और log 3 को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 0.7781 है ना। और ln को अगर आप कन्वर्ट करते हैं log में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू 1.79 समथिंग इस तरीके से आती है, फिर आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डेल्टा एस निकल जाएगा, ठीक है। आंसर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।